दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ढेर सारे लोग कहते हैं, अलग अलग सबके अपने अपने तर्क हैं, सबका अपना अपना जवाब है। लेकिन जो बीजेपी के जो सेंसिबल लीडर हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि राहुल गांधी पिछले 7 सालों में विपक्ष के नेता के तौर पर जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ जो भी मोर्चे लिए हैं उसमें कोई इक्का दुक्का को छोड़कर कोई खास कामयाबी नहीं मिली। और ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत हो, चाहे जितने भी आप इसमें आंकड़े जोड़ते रहिए। कांग्रेस और ख़ास करके राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को बैकफुट पे लाने का कोई ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं कर सके। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत कौन है? इस समय नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत बन रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब आप कहेंगे कि ये क्या कॉम्बिनेशन है? ममता बनर्जी तो रोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देती हैं, नरेंद्र मोदी की ताकत वो कैसे बन सकती है? तो इसको थोड़ा समझाते हैं कि किस तरह से वो ताकत बन रही हैं बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात ममता, कांग्रेस और बीजेपी की। पिछले कुछ दिनों में आप ममता बनर्जी और कांग्रेस की जो नूरा कुश्ती चल रही है उस पर आपने ध्यान दिया होगा। और एक ज़माने में जो माउथपीस होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के माउथपीस अक्सरहा होते हैं, उनको अक्सरहा तो कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी गिने चुने कार्यकर्ता जो हैं। लेकिन 2 ऐसे माउथपीस एक ज़माने में सामना, जिसमें कि बाला साहब ठाकरे लिखा करते थे और बाद में बाला साहब ठाकरे की मौत के बाद वो सामना एक तरह से शिवसेना का अधिकृत जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो सामना के ज़रिए रिफ्लेक्ट होता था। और बाला साहब ठाकरे तो सरकार में रहते हुए, यानी कि बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए, वो कभी कभी वाजपेयी पे भी चुटकी ले लेते थे और अपनी सरकार में कोलिशन में रहते हुए भी सरकार पर टिप्पणी करते थे। तो इसलिए लोग सामना को गंभीरता से लेते थे कि उसमें शिवसेना का स्टैंड क्या है। इस समय एक दूसरा माउथपीस जो चर्चा में आ रहा है वो है जागो बांग्ला। वो जागो बांग्ला तृणमूल कांग्रेस का माउथपीस है, जो कि लगातार पिछले कुछ महीनों में उसका एक सूत्रीय एजेंडा है कांग्रेस पे अटैक करना। वो बीजेपी पे अटैक नहीं कर रही, वो लगातार कांग्रेस पे अटैक कर रही है। और पिछले कुछ दिनों में जागो बांग्ला के आप अगर उसके संपादकीय देखेंगे तो उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कैसे इनकॉम्पिटेंट है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी एनर्जी खो चुकी है। वो आज जो जागो बांग्ला का एपिसोड है, जो उनका अंक है, उसमें कहा गया कि कांग्रेस डीप फ्रीजर में जा चुकी है। तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही है। उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर पीके, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं और इस समय टीएमसी की स्ट्रैटेजी को पूरे देश भर में जो टीएमसी का फुटप्रिंट बढ़ाना है, एक्सपेंशन प्लान है, उसको वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता के पास कोई डिवाइन लाइट नहीं है, यानी कि उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था कि उनके पास से कोई ऐसी डिवाइन लाइट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों में 90% जो इलेक्शन है वो लूज़ की है, कुल मिला के 10% ही इलेक्शन जीती है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का अपोजिशन का जो कुनवा है, जो अलायंस है, उसको लीड करने का उनके पास कोई राइट नहीं है एक तरह से। और उससे पहले ममता बनर्जी जब मुंबई गई, वहाँ पे जो उन्होंने तमाम लोगों के साथ मुलाकात की, जिसमें स्वरा भास्कर से लेकर महेश भट्ट, जावेद अख्तर, सारे लोग शामिल थे। उसमें भी उन्होंने कहा कि यूपीए नाम की अब कोई चीज़ नहीं है, यूपीए तो हो चुका, यूपीए का एक तरह से स्वर्गवास हो चुका। तो इसलिए जो लीडरशिप का जो मसला है और जो बीजेपी से लड़ सकता है वो सिर्फ टीएमसी लड़ सकती है, तृणमूल कांग्रेस लड़ सकती है। उसके बाद अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो टीएमसी पे अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता, कई सारे नेताओं ने ये कहा, सलमान खुर्शीद से लेकर कई सारे नेताओं ने ममता बनर्जी को कहा कि ममता बनर्जी की क्रेडेंशियल का क्या कहना, वो तो बीजेपी के साथ सरकार में रह चुकी हैं, कोलिशन में रह चुकी हैं, वाजपेयी सरकार में थी, मंत्री थी। और जिस तरह से ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिटिक्स है। जिस तरह से बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है, एमएलए को खरीद लेती है, वही ममता बनर्जी कर रही हैं। जैसे कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में मेघालय में किया और अलग अलग राज्यों में कर रही हैं, वो कांग्रेस के एमएलए को तोड़ रही हैं। तो एक तरह से उनमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। यानी कि इस समय
ममता बनर्जी एक तरह से बीजेपी के साथ, कांग्रेस उसको उस तरह से देख रही है कि ये बीजेपी के साथ मिली हुई है, बीजेपी के साथ उसकी टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग है। अब आप कहेंगे कि ये क्या मसला है, किस तरह से ममता बनर्जी बीजेपी के साथ, मोदी के साथ मिल सकती हैं। लेकिन इस समय जो एक तरह से ममता की पॉलिटिक्स देखें तो ममता की पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वो बीजेपी को हो सकता है। वो किस तरह से, आप देखिए कि जिन जिन राज्यों में जो कांग्रेस एक तरह से, कांग्रेस का जनाधार है, कांग्रेस एक तरह से लुटती पिटती स्थिति में भी जो उनके पास जनाधार बचा है उसको डेंट करने के लिए ममता बनर्जी सारा एफर्ट कर रही हैं। तो यानी कि कांग्रेस का जब जनाधार डेंट होगा और अगर टीएमसी वहाँ पे इमर्ज करेगी, वहाँ पर अगर मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट होगा तो उसमें फ़ायदा किसका होगा? निश्चित रूप से बीजेपी का फ़ायदा होगा। मसलन आप एग्जाम्पल के तौर पर गोवा को देख लें। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों का जो वजूद है वो एमएलए के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एमएलए जो हैं वहाँ पे स्वयंभू होते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से नहीं जीतते बल्कि उनकी वजह से राजनीतिक दल जीतते हैं और वो खुद से अपना पाला बदलते रहते हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी एनसीपी, कभी वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है एमजीपी। इस तरह से वो पाला बदलते रहते हैं, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। वैसे गोवा में जहाँ पे 500, 700, 1000 वोट के अंतर से जीत डिसाइड होता है, क्योंकि 12-13 हज़ार की कंस्टिट्यूंसी होती है, वहाँ पर जो दो पॉलिटिकल फोर्सेस कांग्रेस और बीजेपी और एमजीपी रीजनल पार्टी के तौर पे हुआ करती थी, वहाँ पे ममता बनर्जी इंटर कर चुकी हैं। अब अगर वो ममता बनर्जी क्रिश्चियन और माइनॉरिटी का थोड़ा सा भी वोट काटती हैं तो उसमें कांग्रेस का नुकसान होगा, बीजेपी का फायदा होगा। इसी तरह से दूसरे राज्य, अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य को देखें, जहाँ जहाँ ममता पैर पसार रही है वो कांग्रेस के वोट बैंक को खाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर उनका एफर्ट है कि कांग्रेस के वोट बैंक को वो शिफ्ट करके एक तरह से वो जिस तरह से एनसीपी का जन्म हुआ था उसी तरह से टीएमसी एक तरह से कांग्रेस का विकल्प बन जाए, ऑल्टरनेटिव बन जाए। ये ममता की स्ट्रैटेजी है, ममता की पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते स्वपन दास गुप्ता, जो कि बीजेपी के आइडियोलॉग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो अपना कॉलम लिखते हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में भी एक तरह से इस तरह की खुसर पुसर हो रही है कि क्या ममता बनर्जी और बीजेपी में कोई टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है, क्योंकि इस समय जो सीबीआई, ईडी और इस तरह की जो सारी एजेंसियां हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ उतनी एग्रेसिव ढंग से काम नहीं कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद ममता बनर्जी जिस तरह से फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं, कांग्रेस को पीछे ढकेल रही हैं, बीजेपी का फ़ायदा करा रही हैं, तो इस तरह की खुसर फुसर चल रही है। लेकिन उसको उन्होंने निगेट किया कि इस तरह की कोई खुसर फुसर वाली बात, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का कोई अलायंस नहीं है और ये सब हवाबाजी है, इस तरह का सिर्फ इमेजिनेशन है। ये निश्चित रूप से इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल जो फायदा होगा वो बीजेपी को होगा। भले ही वो इलेक्टोरल बेनिफिट न मिले, लेकिन कम से कम एक जिसको कहते हैं कि डिवाइडेड अपोजिशन जब तक रहेगा, विपक्ष बटा हुआ रहेगा, तब तक नरेंद्र मोदी के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल आसान रहेंगे, जब तक अपोजिशन यूनाइट नहीं होगा। और उसमें एक तरह से ममता बनर्जी ये काम कर रही हैं कि अपोजिशन कभी यूनाइट ना हो पाए, कम से कम कांग्रेस उसका पिलर नहीं बन पाए। और कांग्रेस अगर उसका पिलर नहीं होगी तो कांग्रेस के पास जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो उसका जनाधार था, जो उनको वोट शेयर मिला था, वो कम से कम एक सिग्निफिकेंट वोट शेयर है। तो यानी कि अगर कांग्रेस को कहीं आप पीछे रखेंगे तो वो अपोजिशन यूनिटी एक तरह से वो बहुत ज़्यादा काम होने वाली नहीं है, काम करने वाली नहीं है पेपर पे। तो इसलिए कांग्रेस को आपको इन्वॉल्व करना होगा, जिस भी स्थिति में कांग्रेस है उसको मजबूत करना होगा, तभी आप नरेंद्र मोदी को काउंटर कर सकेंगे। लेकिन ममता ऐसा होने नहीं देना चाहती। तो अब ये इस तरह की जो खिचड़ियाँ पक रही है, जो पॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है, उसका मोटिव क्या है, उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? ममता बनर्जी जो एमर्ज कर रही हैं एक तरह से परसेप्शन, और जिस तरह से वो आई बॉल्स खींचने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से वो दलों के नेताओं को तोड़ रही हैं, उन सब की एक तरह से कोशिश ये है कि वो कांग्रेस का अल्टरनेटिव दिखें, बने और वो अपोजिशन यूनिटी में एक लीडर के रूप में सबको साथ लेकर इवॉल्व करें। लेकिन उसमें नुकसान कुल मिला के कांग्रेस का है और फ़ायदा नरेंद्र मोदी का है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेज दें।